एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के कस्बे में गोपाल अपनी 3 बेटियों संध्या, मीरा और नैना के साथ रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। गोपाल बहुत मेहनत करके गुजारा कर रहा था। एक रोज, अगर यही हालात रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? मैं तो 2 वक्त का खाना ही इतनी मुश्किल से ला पाता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक रोज गोपाल बीमार पड़ जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। गोपाल के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। घर में जो कुछ होता है वो संध्या वालिद को दे देती है और अब उन तीनों बहनों के लिए कुछ नहीं बचता। तीनों पानी पीकर सो जाती है। संध्या सुबह उठती है और सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब्बूजान की तबीयत तो बेहद खराब है, मालूम नहीं कितना वक्त लगेगा। संध्या काम की तलाश में निकल ही रही थी कि इतने में उसकी दोनों बहनें आती है और कहती है, बाजी, मैं भी आपके साथ काम की तलाश में चलूंगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए काफी कुछ किया है। हमें तालीम मिल पाए इसलिए आपने अपनी तालीम छोड़ दी। मुझे सब इल्म है। क्या सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज आप ही अदा करेंगी? ये सुनकर वहाँ खड़ी नैना भी बोल पड़ी, हाँ संध्या बाजी, हम दोनों सब जानते हैं। जब भी कभी घर में खाना कम होता है तो तुम हमें अपने हिस्से का खाना दे देती हो। बाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाजी, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संध्या काम की तलाश में निकलने लगती है। मीरा और नैना संध्या की बात नहीं मानती और वो दोनों संध्या के साथ काम पर जाने की जिद करती है। संध्या उनके आगे हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर घूमती है लेकिन कोई काम नहीं मिलता। तीनों बेहद भूखी होती है। तीनों ने कई रोज से ठीक से खाना नहीं खाया था। संध्या बाजी, कितना वक्त हो गया काम तलाशते हुए। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो अब्बूजान को हम क्या खिलाएंगे और उनकी दवाइयों का क्या होगा? तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ा वक्त है शाम होने में। शाम हो जाती है। तीनों को काम नहीं मिलता। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। तभी संध्या हिम्मत करके कहती है, चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या मालूम किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है और तीनों बहनों को बेहद खौफ होने लगता है। तभी एकाएक उनके सामने एक शेर आ जाता है। उसे देखकर तीनों बहनों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है। तभी शेर कहता है, वाह, आज तो इतना सारा गोश्त खाने को मिलेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। शेर जी, आप मुझे खा लीजिए लेकिन मेरी दोनों बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं शेर जी, आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं शेर जी, आप इन दोनों को मत मारो, अब मुझे खा लो। फिक्र ना करो संध्या, मीरा और नैना, मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। शेर जी, आपको हम तीनों का नाम कैसे पता? मैं एक जादुई शेर हूँ। मुझे किसी नेक इंसान की तलाश थी जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान के मदद करने से ही मुझे आजादी मिलेगी। मुझे खबर है तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। तभी शेर अपनी जादू से तीनों के सामने एक एक जादुई चूल्हा रख देता है और कहता है, ये तीनों जादुई चूल्हे हैं। संध्या, इस चूल्हे पर तुम जो भी बनाओगी वो खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। और मीरा, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो बहुत मीठा और मजेदार बनेगा। और नैना, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो क्या कहते हैं उसे, चाइनीज खाने में तब्दील हो जाएगा और बहुत लजीज भी होगा। हमेशा इन चूल्हों का सही इस्तेमाल करना और बने हुए खाने को बर्बाद मत करना। ये कहकर शेर गायब हो जाता है। तीनों बहनें जादुई चूल्हे को लेकर घर आती है और वालिद को सब बताती है। अब उन सब की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। अब गोपाल भी काम पर नहीं जाता था। अब मीरा और नैना दोनों जादुई चूल्हे पर बहुत सारा खाना बना लेती।
और उसे बर्बाद कर दी। गोपाल और संध्या ने दोनों को ऐसा करने से मना किया। एक रोज, मीरा, नैना, तुम दोनों उस जादुई चूल्हे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए। मीरा और नैना पर संध्या की बात का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों इसी तरह खाना बर्बाद करती रहती। मीरा अलग अलग तरह के मीठे पकवान बना लेती है, जो दिल करता है खा लेती है, बाकी फेंक देती है। नैना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। संध्या ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों की आदत नहीं सुधरी। एक रोज, संध्या बाजी, क्या आपने मेरा चूल्हा कहीं देखा है? मिल नहीं रहा है। मेरा भी चूल्हा नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या, मेरा भी चूल्हा नहीं है। तभी गोपाल आता है और सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मीरा और नैना, मैंने और संध्या ने तुम दोनों को कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद मत करो। जादुई चूल्हे पर जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाओ, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज तुम्हारी वजह से संध्या का चूल्हा भी गायब हो गया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाती है, दोनों को बहुत भूख लगती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। सब भूखे ही सोने जाते हैं। ये एकाएक बहुत बारिश होने लगती है और बहुत आंधी तूफान भी आने लगती है। मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर किसी काम की तलाश में जाऊंगा, लेकिन इतनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि ये बारिश 2-3 रोज से कबले रुकेगी। हाँ अब्बूजान, आप सही फरमा रहे हैं। अब तो 2-3 रोज भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस चूल्हे पर बने खाने को ऐसे बर्बाद न करती तो आज वो चूल्हा हमारे साथ होता। मैं उस जादुई चूल्हे के आने के बाद अपने पुराने दिन भूल गई थी कि किस तरह हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। मीरा बाजी, तुम सही फरमा रही हो। ये सब हम दोनों की गलती से हुआ है और हमारी वजह से संध्या बाजी का चूल्हा भी गायब हो गया। ये कहकर दोनों रोने लगती है। संध्या उनके पास जाकर दोनों को चुप कराती है और कहती है, चुप हो जाओ। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। गोपाल और तीनों बहनें सो जाते हैं और अगली सुबह जब मीरा और नैना उठती है तो देखती है कि आंगन में तीनों के जादुई चूल्हे रखे हैं। अरे ये तो हमारे ही जादुई चूल्हे हैं। हाँ, ये हमारे ही चूल्हे हैं जो कि मैंने छुपाए थे तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। मैंने और अब्बूजान ने मंसूबा बनाया था, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद मत करो, लेकिन तुम दोनों ने एक नहीं सुनी। संध्या बाजी, तुमने अच्छा किया ऐसा करके। हम दोनों भूल गए थे कि भूख क्या होती है। हाँ संध्या बाजी, नैना बिल्कुल सही फरमा रही है। दोनों बहनें संध्या अपने वालिद और उस जादुई चूल्हे से माफी मांगती है और जिंदगी में ऐसा न करने की कसम खाती है। अब वो जादुई चूल्हे पर खाना बनाती है और गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाती है और इसी तरह वो सब प्यार से अपनी जिंदगी बसर करने लगे।